का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का, यानी अपन कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का। इस चैप्टर के हमारे 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा 15 पार्ट है इसका। और इस 15 पार्ट में हम अध्ययन करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल के सेल विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल। देखो, हमने विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा सेल विभव का मापन किया था। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में गैल्वेनी सेल पढ़ा था, जिसको हमने डेनियल सेल भी कहा था। अब देखो, पहले हम डेनियल सेल को देखते हैं कि हमने किस प्रकार से सेल विभव का मापन किया था। देखो, डेनियल सेल में जो जिंक की छड़ होती है वो तो डूबी होती है ZnSO4 के विलयन में। ये है जिंक की छड़, जिंक की छड़, और इसमें है ZnSO4 विलयन। इधर वाले पात्र में कॉपर की छड़ जो डूबी रहती है CuSO4 के विलयन में। CuSO4 ये है कॉपर की छड़। ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया और धात्विक तार की सहायता से इसको जोड़ दिया। दोनों सेलों में लवण सेतु लगा दिया। और इसमें KCl का पेस्ट भर दिया। ये कैथोड यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड, और ये एनोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ये है लवण सेतु, लवण सेतु। अब देखो, इस डेनियल सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया एट एनोड, यानी अपन कह सकते हैं एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। ZnS Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं एट कैथोड की। कैथोड पे रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ये एक्वस, ये भी एक्वस। अब देखो आप, ये हमने डेनियल सेल का आरेख बनाया है, लवण सेतु लगाया है, जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है, और यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगा दिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब देखो, इस जिंक इलेक्ट्रोड में, यानी अपन कह सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड के जिंक परमाणु Zn2+ आयनों के रूप में इस विलयन में आ जाते हैं। और इधर कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होता है, विलयन के Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस कॉपर की छड़ पर चिपक जाते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों पात्रों में, इलेक्ट्रोड के दोनों विलयनों में सांद्रता परिवर्तित होती रहती है समय के साथ। देखो, इस इलेक्ट्रोड के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयनों के रूप में इस विलयन में चले जाते हैं, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड वाले विलयन में जो Cu2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस कॉपर की छड़ पर चिपक जाते हैं। तो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयनों की जो सांद्रता है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब विलयनों की सांद्रता परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब इस सेल का सेल विभव भी परिवर्तित हो जाता है।
यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस सेल का सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता है। तो देखो इस विद्युत रासायनिक सेल से अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस गैल्वेनिक सेल से सेल विभव के मापन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में आने वाली समस्याएं देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या हमने कौन सी देखी, हमने क्या कहा, हम कह सकते हैं इन सेलों के इलेक्ट्रोडों के विलयन की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है जिससे सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। देखो अपन क्या कह सकते हैं, इन सेलों के इलेक्ट्रोडों के विलयन में, दोनों विलयनों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है जिससे सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इन सेलों का सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता है। क्या कह सकते हैं, सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता है। देखो पहली समस्या तो ये आ गई। दूसरी समस्या अपन ये कह सकते हैं कि इनका जो सेल विभव है वो अगर एक बार चेंज हो गया तो वापस हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अपन कह सकते हैं कि इन सेलों का सेल विभव पुनरुत्पादनीय नहीं होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार सेल विभव का मान परिवर्तित हो गया, पुनः हम उसको मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी समस्या क्या आती है कि ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगली कमी अपन क्या कह सकते हैं, इन सेलों का जो ताप गुणांक है वह बहुत उच्च होता है। अपन कह सकते हैं इन सेलों का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। देखो ताप गुणांक को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ताप गुणांक इक्वल टू अपन लिख सकते हैं dE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर स्थिर दाब पर इनके तापमान में परिवर्तन होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल भी परिवर्तित हो जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसके तापमान में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड या
1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर सेल का सेल विभव परिवर्तित हो जाता है या सेल के सेल विभव में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि इन सेलों का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। तो देखो ये जो समस्याएं हैं ये तो है सेल से संबंधित समस्याएं। हमने क्या लिखा कि विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में आने वाली समस्याएं। पहली समस्या हमने क्या लिखी कि इन सेलों के इलेक्ट्रोडों के विलयन की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है जिससे सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इन सेलों का सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता है। दूसरी समस्या हमने क्या देखी कि इन सेलों का सेल विभव पुनरुत्पादनीय नहीं होता है, यानी एक बार सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाने पर हम पुनः उसे मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन सेलों का सेल विभव पुनरुत्पादनीय नहीं होता है। अगली समस्या हमने क्या देखी कि ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। और अगली समस्या हमने देखी कि इन सेलों का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। तो ये समस्या तो थी सेल से संबंधित, और एक समस्या होती है इनके मापन में संबंधित। देखो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर उपयोग में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वोल्ट मीटर। अब देखो जब इस सेल में वोल्ट मीटर लगाकर इस सेल का सेल विभव ज्ञात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि हमें वास्तविक सेल विभव का सही मान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है वोल्ट मीटर में से कुछ धारा का प्रवाह हो जाता है जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी सेल के विभव में गिरावट आ जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल के विभव में कमी हो जाती है। तो ये वोल्ट मीटर सेल विभव का वास्तविक मापन नहीं कर पाता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर के द्वारा सेल के सेल विभव का सही मापन नहीं किया जा सकता। यानी हमें पता है कि वोल्ट मीटर तो विभवांतर का मापन करता है, हमने डिटेल में पढ़ रखा है विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है, सेल विभव का सही मान विभवांतर, यानी अपन कह सकते हैं कि सेल विभव का सही मान वोल्ट मीटर के द्वारा हम नहीं माप सकते। सेल विभव का वास्तविक मान विभव मापी की सहायता से मापा जाता है। तो देखो ये समस्याएं हैं विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में लेने के दौरान, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल से जब हम सेल विभव का मापन करते हैं तो हमें ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक समस्या तो इनके मापन में संबंधित कि यदि हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापन करेंगे तो हमें सेल विभव का वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, और इन सेलों के इलेक्ट्रॉनों के विलयन की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है जिससे सेल विभव का मान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इन सेलों का सेल विभव स्थिर नहीं होता है। तो अब देखो यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमें अगर सेल विभव का सही मान प्राप्त करना है तो हमें कोई ऐसा सेल लेना है जिस सेल में ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, और मापन में हम वोल्ट मीटर के स्थान पर विभव मापी का उपयोग करेंगे। तो देखो अब ऐसा सेल कौन सा है? हम ऐसा सेल लेंगे जिसमें ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हो। तो इस सेल के स्थान पर तो हम मानक सेल का उपयोग करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल। उस मानक वेस्टर्न सेल में ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, और वोल्ट मीटर के स्थान पर अपन उपयोग करेंगे विभव मापी। किसका? विभव मापी का, यानी अपन कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का उपयोग करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल में उपरोक्त समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल में ये समस्याएं नहीं पाई जाती हैं। देखो ध्यान से समझना, अपन वोल्ट मीटर के स्थान पर तो क्या यूज करेंगे? विभव मापी, और सेल के रूप में हम क्या लेंगे? मानक वेस्टर्न सेल।
मानक वेस्टर्न सेल, यानी अपन कह सकते हैं स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यानी मानक वेस्टर्न सेल के उपयोग में हमें ये समस्याएं नहीं मिलती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल की निम्न विशेषताएं होती हैं। निम्न विशेषताएं होती हैं। देखो, पहली विशेषता क्या होती है? हम कह सकते हैं कि इस सेल का सेल विभव स्थिर होता है। क्या कहेंगे? इस सेल का सेल विभव स्थिर होता है, यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर होता है। और कितना होता है? मैं कोष्ठक में लिख रहा हूँ 1.0183 वोल्ट। ये इस सेल का सेल विभव होता है, स्थिर होता है। नेक्स्ट अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस सेल का सेल विभव पुनरुत्पादनीय होता है। क्या कह सकते हैं? इस सेल का सेल विभव पुनरुत्पादनीय होता है। पुनरुत्पादनीय होता है। पुनरुत्पादनीय होता है। अगली विशेषता इसकी क्या होती है कि ये सेल उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या कहेंगे? ये सेल उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। और अगली विशेषता इनकी क्या होती है? इनके ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। क्या कहेंगे? इन सेलों के ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। देखो कितना होता है? इनका ताप गुणांक होता है 0.00005 वोल्ट। बहुत कम मान है। तो देखो, मानक वेस्टर्न सेल की निम्न विशेषताएं होती हैं। इस सेल का सेल विभव स्थिर होता है। इस सेल का सेल विभव पुनरुत्पादनीय होता है। ये सेल उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं और इन सेलों के ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। यानी सेल संबंधी जो समस्याएं आ रही थी उनका समाधान मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा हो गया। अब बची बात वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर के स्थान पर हम उपयोग करेंगे विभव मापी का। विभव मापी का। अब देखो, यानी हम मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करके विभव मापी की सहायता से सेल का सेल विभव ज्ञात करेंगे या ज्ञात करते हैं। तो देखो, इसमें एक सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सिद्धांत यहाँ पे काम आता है। उस सिद्धांत को बोलते हैं पोंगे-डॉर्प समपूरक सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हम विभव मापी की सहायता से मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करके सेल का सेल विभव ज्ञात करेंगे। सिद्धांत यहाँ पे कौन सा काम आ रहा है? पोंगेन-डॉर्प समपूरक सिद्धांत। तो अभी तक हमने मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं देखी हैं। अब हम देखते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल होता क्या है, यानी उसकी बनावट क्या होती है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है। यानी उसमें इलेक्ट्रोड और
इलेक्ट्रोडों के ऊपर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल में एनोड व कैथोड पर कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं और मानक वेस्टर्न सेल की बनावट क्या होती है। तो अब हम मानक वेस्टर्न सेल की बनावट देख रहे हैं। देखो मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है मैं आपको बता दूं, कांच का बना हुआ होता है और कैपिटल एच की आकृति का होता है। क्या कहेंगे अपन, देखो मैं यहाँ पे मानक वेस्टर्न सेल की बनावट, पहले हम इसका डायग्राम देख रहे हैं। देखो कांच का बना होता है, अंग्रेजी के कैपिटल एच की आकृति का होता है। देखो मैं बना रहा हूँ मानक वेस्टर्न सेल। देखो इसमें दो नली होती हैं, अपन कह सकते हैं इस नली को हम बोलेंगे बाई नली, इसको बोलेंगे दाई नली। दोनों में निचले हिस्से में प्लेटिनम के वायर लगे होते हैं, प्लेटिनम के वायर, यानी ये क्या हैं, ये हैं पीटी तार या प्लेटिनम के वायर। पहले इस दाई नली की बात करते हैं। दाई नली होती है एनोड, क्या होती है, एनोड, और ये जो बाई नली है ये होती है कैथोड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पहले एनोड की बात करते हैं। देखो इसमें नीचे भरा होता है कैडमियम अम्लगम। क्या भरा होता है, कैडमियम अम्लगम। फिर इसके ऊपर ठोस CdSO4 डॉट 8/3H2O ये भरा होता है। और इसमें आओ, इसमें नीचे भरी होती है मरकरी। क्या भरी होती है, मरकरी। और इस मरकरी के ऊपर भरा होता है Hg2SO4 का पेस्ट। और इस पेस्ट के ऊपर भरा होता है CdSO4 डॉट 8/3H2O। और फिर इसके ऊपर भरा होता है CdSO4 का संतृप्त विलयन। किसका, CdSO4 का संतृप्त विलयन, यानी अपन कह सकते हैं कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ CdSO4 का संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। ये एनोड की भांति कार्य करेगी ये नली कैथोड की भांति कार्य करेगी। अब देखो ये जो Hg2SO4 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैलोमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोमल। इसको भी आप याद रखोगे। तो देखो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल का नामांकित चित्र बना दिया। अब देखो अब हम इसमें इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात करते हैं। देखो पहले बात कर रहा हूँ मैं एट एनोड। हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी CdS चेंज हो जाएगी Cd2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिख दूँ मैं ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं एट कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। और देखो कैसे होगा, Hg2SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो
यहाँ से जो Hg प्लस आयन बनेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में आ जाएंगे, यानी वो आ जाएंगे 2Hg लिक्विड, 2Hg लिक्विड, ठीक है ना। अब देखो प्लस SO4 2-, अगर मैं पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, तो देखो क्या बनेगी, CdS प्लस Hg2SO4 और इधर CD2 प्लस 2Hg लिक्विड और प्लस SO4 2-। अब देखो आप, यानी हमें एनोड पर CD2 प्लस और कैथोड से हमें क्या मिल रहे हैं, SO4 2-। यानी अपन कह सकते हैं कि इस विलियन में CD2 प्लस भी जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और SO4 2- भी जा रहे हैं, और साथ साथ मरकरी भी प्राप्त हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि इस विलियन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय के साथ CdSO4 का जो संतृप्त विलियन है उसकी सांद्रता समय के साथ नियत बनी रहती है, और इसके द्वारा प्राप्त सेल विभव का मान हमें स्थिर प्राप्त होता है। इसीलिए हम मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर CdSO4 का संतृप्त विलियन हम काम में ले रहे हैं। CdSO4.8/3H2O का जो ठोस लवण है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और CD अमलगम हम यहाँ पे यानी कैडमियम अमलगम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसी वजह से इस मानक वेस्टर्न सेल को कैडमियम सेल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, कैडमियम सेल। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, मानक वेस्टर्न सेल को हम कैडमियम सेल भी कहते हैं। मानक वेस्टर्न सेल की हमने बनावट देख ली, H आकृति का होता है, 2 नली होती हैं, बाईं वाली नली कैथोड की भांति कार्य करती है, दाईं वाली नली एनोड की भांति कार्य करती है। एनोड वाली नली में सबसे नीचे कैडमियम अमलगम भरा होता है, उसके ऊपर CdSO4.8/3H2O भरा होता है, उसके ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलियन भरा होता है। जो कैथोड वाली नली है उसमें सबसे नीचे मरकरी भरी होती है, उसके ऊपर Hg2SO4 का पेस्ट भरा होता है, उसके ऊपर CdSO4.8/3H2O भरा होता है, और उसके ऊपर CdSO4 का संतृप्त विलियन भरा होता है। इस Hg2SO4 को हम कैलोमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोमल। फिर हमने इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं देखी। एट एनोड हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी CdS CD2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एट कैथोड की हमने बात की, कैथोड पे Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो 2Hg प्लस है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और साथ में SO4 2-। फिर हमने कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखी, CdS प्लस Hg2SO4 CD2 प्लस 2Hg लिक्विड और प्लस SO4 2- आयन। तो ये हमने मानक वेस्टर्न सेल की बनावट देख ली और इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं देख ली। अब देखो, अब हम इस मानक वेस्टर्न सेल के उपयोग से विभव मापी की सहायता से जब सेल का सेल विभव ज्ञात करेंगे, तो अभी मैंने बताया आपको एक सिद्धांत काम में आएगा, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। अब पहले हम इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि ये सिद्धांत क्या है। तो अब मैं लिख रहा हूं पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। देखते हैं, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत, संपूरक सिद्धांत, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत।
देखो ये सिद्धांत ये कहता है कि सेल के सेल विभव के बराबर वाले किसी दूसरे सेल को विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात बाह्य परिपथ खुला रहता है और इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न जो विभव का अंतर है वही सेल विभव कहलाता है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, क्या कहेंगे ध्यान से समझना आप, इस सिद्धांत के अनुसार सेल के सेल विभव के बराबर, सेल विभव के बराबर विभव वाले दूसरे सेल को विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात क्या कहेंगे, देखो विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया, इसका मतलब परिपथ क्या हो गया, खुला, अर्थात बाह्य परिपथ खुला होता है और इस स्थिति में इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव का अंतर हमें प्राप्त होगा वही सेल का सेल विभव होगा। तो ये पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत है। वापस से मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार सेल के सेल विभव के बराबर विभव वाले दूसरे सेल, अब देखो यहाँ पे दूसरा सेल है, ये हमारा क्या रहेगा, मानक वेस्टर्न सेल इधर रहेगा, तो दूसरे सेल को विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, अर्थात बाह्य परिपथ खुला होता है। अब देखो, अब हमने मानक वेस्टर्न सेल देख लिया, पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत देख लिया। अब हम सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। किस प्रकार से सेल के विद्युत वाहक बल की गणना हम करेंगे, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, विद्युत वाहक बल की गणना या विद्युत वाहक बल का मापन कह सकते हैं या गणना कह सकते हैं। ठीक है, देखो पहले हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए आवश्यक उपकरण, कौन कौन से उपकरण काम में आएंगे, तो हम पहले उपकरणों की बात कर रहे हैं। आवश्यक उपकरण, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए आवश्यक उपकरण। देखो उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारे पास रहेगा अज्ञात सेल जिसका हम सेल विभव ज्ञात कर रहे हैं, एक हमारे पास रहेगा मानक सेल और मानक सेल के रूप में हम उपयोग करेंगे मानक वेस्टर्न सेल का, एक हमारे पास रहेगी विभव मापी, एक हमारे पास रहेगा गैल्वेनोमीटर और एक हमारे पास रहेगी सर्पी कुंजी या विसर्पी कुंजी। देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, एक तो हमारे पास क्या रहेगा अज्ञात सेल यानी अपन कह सकते हैं जिसकी या जिसका विभव
ज्ञात करना है, जिसका विभव ज्ञात करना है। एक हमारे पास मानक सेल रहेगा, मानक सेल यानी अपन कह सकते हैं जिसका विभव ज्ञात हो, जिसका विभव ज्ञात हो। और हम यहाँ पे उपयोग में लेंगे मानक वेस्टर्न सेल, जो अभी हमने पढ़ा है। मानक वेस्टर्न सेल कह सकते हैं, या इसे हम कैडमियम, क्या बोलेंगे, कैडमियम सेल भी कह सकते हैं। और इसका जो विभव है वो अभी हमने देखा है कितना होता है, 1.0183 वोल्ट। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास विभव मापी रहेगी, विभव मापी। और इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सेल रहेगा जिसका विभव अज्ञात सेल और मानक सेल दोनों से अधिक होगा। तो अपन कह सकते हैं एक ऐसा सेल जिसका विभव अज्ञात सेल व मानक सेल दोनों से अधिक हो, दोनों से अधिक हो। और देखो इस प्रकार के सेल के रूप में हम काम में लेंगे सीसा संचायक सेल। क्या काम में लेंगे, सीसा संचायक सेल। देखो इस सीसा संचायक सेल को हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, बस फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा सेल जिसका विभव अज्ञात सेल व मानक सेल दोनों से अधिक हो, तो इसके रूप में हम सीसा संचायक सेल उपयोग में लेंगे। अगला अपन कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखो हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर लगाना होगा। और एक अपन कह सकते हैं सर्पी कुंजी, इसको सर्पी कुंजी कह सकते हो आप, विसर्पी कुंजी कह सकते हो, या इसको जोकी भी कह सकते हो। तो ये उपकरण है, अभी मैंने सिर्फ उपकरणों के नाम लिखे हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए आवश्यक उपकरण। अज्ञात सेल जिसका विभव हमें ज्ञात करना है, मानक सेल यानी अपन कह सकते हैं कि जिसका विभव हमें ज्ञात हो, और हम यहाँ पे मानक सेल के रूप में मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करेंगे। मानक वेस्टर्न सेल को कैडमियम सेल भी कहते हैं। विभवमापी रहेगी, विभवमापी में हम एक ऐसा सेल लगाएंगे जिसका विभव अज्ञात सेल व मानक सेल दोनों से अधिक हो, यानी हम सीसा संचायक सेल का उपयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर रहेगा और सर्पी कुंजी। अब देखो इनका परिपथ कैसे बनेगा। उपकरण तो हमने देख लिए, अब हम इनका परिपथ चित्र बनाते हैं। परिपथ चित्र तो ध्यान से आप समझते चले जाएंगे। उपकरणों का हमें पता हो गया है कि कौन कौन से उपकरण हमें परिपथ में यूज करने हैं। देखो मैं बना रहा हूं इनका परिपथ चित्र। परिपथ चित्र देखो आप समझना। देखो ये तो रहा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल विभवमापी से जुड़ा होता है। ये होता है यहाँ पे पैमाना। देखो मैं बना रहा हूँ पैमाना।
विभवमापी का पैमाना बना रहा हूँ मैं। ये सीसा संचायक सेल लगा दिया हमने। सीसा संचायक सेल को हम दोनों जो सिरे हैं उनको हम विभवमापी के तार से जोड़ रहे हैं। ये है सी, इसको हम क्या बोलेंगे? सी, सीसा संचायक सेल। फिर यहाँ पे लगा होता है हमारा अज्ञात सेल। क्या लगा होता है? अज्ञात सेल, जिसको हम अक्ष मानेंगे। और नीचे लगा होता है हमारा मानक सेल, जिसको हम एस मान रहे हैं। यहाँ पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये है सर्पी कुंजी। यानी इसको मान लूँ मैं डी और यहाँ पे मान लूँ डी डैश। ये जो लंबाई है यहाँ से इस डी और ए से, ये ए बी तार है। ए बी तार जो मीटर स्केल पे कसा हुआ रहता है। ये लंबाई क्या है? L1। और ये जो लंबाई है, यानी अपन कह सकते हैं ये होती है L2। L2। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी तो क्या है? सी तो है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जिसके दोनों सिरों को हमने इस ए बी तार से जोड़ दिया। ए बी तार मीटर स्केल पे कसा हुआ रहता है विभवमापी के ऊपर। फिर हमने एक क्या लगाया? ए सिरे से हमने अक्ष यहाँ पे क्या है? अज्ञात सेल, जिसका हम विभव ज्ञात करेंगे। अज्ञात सेल। फिर हमने क्या लगाया? एस यहाँ पे क्या है? मानक सेल। मानक सेल। और जी यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। और ये जो मैंने लगाई है इसको बोलते हैं सर्पी कुंजी। सर्पी कुंजी। अब देखो, अब हम इस ए बी तार की बात करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि परिपथ में ए बी तार एक ए बी तार, देखो ध्यान से समझना, आप इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। परिपथ में ए बी तार एक
समान अनुप्रस्थ काट का, समान अनुप्रस्थ काट का पीटी इरिडियम मिश्र धातु से बना तार होता है, से बना तार होता है। अब देखो खास बात, इस मीटर स्केल पे जो AB तार कसा होता है यह बना होता है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का, और ये तार इसी मिश्र धातु का बना होता है। अब देखो इसके कारण है, यानी अपन कह सकते हैं कि यह तार प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ही बना होता है, मिश्र धातु का ही बना होता है, जिसके निम्न दो कारण हैं। क्या कहेंगे? बना होता है जिसके निम्न दो कारण हैं, निम्न दो कारण हैं। अब देखो दो कारण कौन से हैं, वो कारण समझो आप। पहला कारण तो अपन क्या कह सकते हैं कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर में विसर्पी कुंजी की सहायता से हम इस विसर्पी कुंजी को खिसकाएंगे या अपन कहेंगे इस पर हम रगड़ करेंगे, तो रगड़ से इस तार की काट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि सर्पी कुंजी की, क्या कह सकते हैं, सर्पी कुंजी की रगड़ से तार की अनुप्रस्थ काट में, क्या कहेंगे, तार की अनुप्रस्थ काट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण क्या होता है कि इस प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का जो तार है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अपन क्या बोलेंगे, इस तार का प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे विभव संतुलन में सुविधा रहती है। क्या बताया मैंने, विभव संतुलन में सुविधा रहती है, विभव संतुलन में सुविधा रहती है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि मीटर स्केल पे जो तार कसा हुआ होता है, परिपथ में AB तार एक समान अनुप्रस्थ काट का PT इरिडियम प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना तार होता है। यह तार प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ही बना होता है, जिसके निम्न दो कारण हैं। पहला कारण मैंने क्या बताया कि सर्पी कुंजी की रगड़ से इस तार की अनुप्रस्थ काट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा कारण मैंने क्या बताया कि इस तार का प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे विभव संतुलन में सुविधा रहती है। यानी अपन विभव संतुलन की जो स्थिति प्राप्त करेंगे वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये सर्पी कुंजी है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो हमने परिपथ बना लिया, अब हम अज्ञात सेल का विभव कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से आप समझेंगे मेरे साथ। देखो इसमें देखो दो स्थितियां होंगी, क्योंकि हमने दो सेल लगाए हैं यहाँ पे। वैसे तो 3 सेल हैं, इस विभव मापी के साथ जुड़ा हुआ सेल, सीसा संचायक सेल, और फिर नीचे हमने एक अज्ञात सेल और एक मानक सेल। अब देखो पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं कह दूं यहाँ पे स्थिति फर्स्ट। देखो क्या करेंगे, पहली स्थिति में हम इस अज्ञात सेल को सर्पी कुंजी और गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे एक बार, ठीक है ना। और फिर हम इस सर्पी कुंजी को इस तार पे खिसकाएंगे, और जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी वहीं पे हम इसको स्थिर कर देंगे। और जैसे मान लो कि ये स्थिति D आई है, कैपिटल D,
और फिर इस ए और डी के बीच की जो दूरी है वो मीटर स्केल से हम नोट कर लेंगे, जिसको हमने L1 कहा है। क्या कहा है? L1। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, पहली स्थिति में हम इस अज्ञात सेल को गैल्वेनोमीटर व सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं, फिर सर्पी कुंजी को AB तार पर चलाया जाता है, चलाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तथा इस शून्य विक्षेप की स्थिति में जो L1 लंबाई है उसको मीटर स्केल से नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं, फर्स्ट स्थिति में माना अज्ञात सेल का सेल विभव ई अक्ष है, तो यह तार की लंबाई AD के समानुपाती होगा। तो यह तार की लंबाई AD, देखो AD क्या है? AD L1 ही तो है, तो AD के समानुपाती होगा। यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ई अक्ष समानुपाती AD, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ। अब ले रहा हूँ मैं स्थिति सेकंड। अब देखो सेकंड स्थिति में हम क्या करेंगे? सेकंड स्थिति में हम इस अज्ञात सेल को हटा देंगे यहाँ से और इस मानक सेल से इसको जोड़ देंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति में अज्ञात सेल को हटाकर परिपथ में मानक सेल को गैल्वेनोमीटर और सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं और फिर वही काम करेंगे, सर्पी कुंजी को इस AB तार पे चलाएंगे और जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी वहीं पे हम इसको स्थिर कर देंगे। माना यह स्थिति क्या है? D डैश है और फिर इस लंबाई को L2 लंबाई को हम मीटर स्केल से नोट कर लेते हैं और इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे माना मानक सेल का सेल विभव ES है, सेल विभव ES है, तो यह देखो क्या होगा? यह A और D डैश लंबाई के क्या होगा? समानुपाती। तो यह तार की लंबाई AD डैश के समानुपाती होता है। और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि ES समानुपाती AD डैश। अब मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ, समीकरण 2, और फिर कह दूँ समीकरण 1 व 2 से क्या लिखूँगा? E अक्ष अपॉन ES इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD अपॉन AD डैश। और यहाँ से अगर मैं ES का मान निकालूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? EX का मान, EX इक्वल टू ऊपर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? AD अपॉन AD डैश और इक्वल ES। अब देखो ES क्या है? अज्ञात सेल का विभव जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं। AD क्या है? AD है L1 जो हमने मीटर स्केल से ज्ञात कर ली। AD डैश क्या है? AD डैश L2 जो हमने मीटर स्केल से ज्ञात कर ली। और ES क्या है? मानक सेल का सेल विभव जो हमें ज्ञात है। तो देखो हम इस सूत्र से इस E अक्ष अज्ञात सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं समीकरण 3 की सहायता से अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से विभव मापी के द्वारा
पोंगेनडोर्फ सिद्धांत के आधार पर अज्ञात सेल के सेल विभव का मापन देख लिया। ये परिपथ चित्र भी हमने देख लिया अच्छे से कैसे बनता है, और हमने दो स्थिति देख ली। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने सेल के सेल विभव का मापन कर लिया, यानी जो विद्युत रासायनिक सेल से सेल विभव का मापन करने में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं मानक वेस्टर्न सेल के उपयोग से हमें नहीं मिलती हैं। मानक वेस्टर्न सेल क्या है, इसका आप जो नामांकित चित्र उसको भी आप ध्यान में रखोगे, और मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से हमने विभव मापी के द्वारा पोंगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत के आधार पर सेल के विद्युत वाहक बल का मापन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।